ठीक हो रही है जो आपने पहले दिन मुझे बताई थी। जी मैंने आपको पहले दिन कुछ बातें बताई थी कि ऐसे ही करेंगे, आप ही लोग होंगे। तो फिर कहते हैं कि जी इसका फ़ायदा नहीं होता, कोर्स में ये होते हैं, ये गवर्नमेंट के कोर्सेज तो बस ऐसे हैं, ये हैं वो हैं, बहाने हज़ारों हैं। देखिए यहाँ पे 54 55 60 तक जाते थे, अब हाफ हो गए हैं उससे सिर्फ 1 डेढ़ वीक के अंदर। और ठीक अभी है आगे सर। आप लोग और होंगे जिन्होंने अभी कम होना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हम कहते हैं कि जी हुकूमत कुछ करती नहीं है। खैर, अच्छा मैं ये वाली जो डिटेल्स है ना, मैं फ़िलहाल के लिए इधर से थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या बात की है कि हमारे पास तीनों तरीके हैं, 3 तरीके हैं लिखने के। अब जो इनलाइन है ना, सबसे पहले अगर हम इनलाइन का सिंटैक्स देखें तो इनलाइन का सिंटैक्स कैसा है कि हमारे पास टैग नेम, ठीक है, उसके बाद हमारा अंदर कंटेंट चला जाता है और टैग नेम यहाँ पे सर क्लोज जी, हो जाता एक तो कलर ब्लैक कर लें, और दूसरा सर जी आपकी स्क्रीन जो है ना वो बाद में चलती आवाज पहले आ जाती है। है। जी थोड़ा सा ये इशू होगा। सर पेंट फॉन्ट साइज भी बड़ा कर लें। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बड़ा होता आई गेस, बल्कि हो जाएगा, देखते हैं। इसका यहाँ पे ये बड़ा होता नहीं है, मैंने कोशिश की थी पहले भी। सर वैसे ही हम जूम कर लेते हैं, स्क्रीन को जूम करने से जिससे ठीक हो जाता है। जूम करना पड़ेगा। सर कंट्रोल और माउस व्हील आपका नहीं काम करता? जी कौन सा कंट्रोल और सर कंट्रोल और माउस व्हील अप डाउन, माउस व्हील अप। जी माउस तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं तो लैपटॉप पे, और यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट है ना। सर फिर कंट्रोल इधर प्लस यूज करें तो? नहीं, इधर कंट्रोल हाँ से काम नहीं होता, मैकबुक पे कमांड से काम होता है। सर कंट्रोल और प्लस इस यूज करें? जी उससे हो जाता है जूम, बट यहाँ पे कंट्रोल से काम नहीं होता, यहाँ पे कमांड होती है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं, तो वो फिर सही से कनेक्ट नहीं करती चीज़ें, जो विंडोज़ पे ठीक करती हैं वो यहाँ पे नहीं करती। ठीक है सर। जी यहाँ से हमें साइज़ बढ़ाना पड़ेगा इसका। अच्छा, मैं बल्कि ऐसा करता हूँ कि ये जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो हम इधर ही लिख लेते हैं, ताकि इधर हमें नज़र तो आ जाए प्लीज़। अच्छा, हमने क्या देखा कि इनलाइन की हम बात कर रहे हैं, कौन सी CSS, इनलाइन CSS। इसके अंदर क्या है, हमारे पास सिंटैक्स है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट का नेम, उसके बाद सेंटर में कंटेंट आ जाता है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे स्टाइल की, और स्टाइल की एट्रीब्यूट के अंदर अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, और फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर क्या होगा प्रॉपर्टी नंबर 2, और फिर उसकी वैल्यू। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है कि क्या होगा, हमारे पास एक एलिमेंट नेम है, फिर उसके बाद हम स्टाइल का एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम उसकी
एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू। सीएसएस के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होगा, सीएसएस में हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। हर प्रॉपर्टी डिफरेंट जो है वो फंक्शन प्रोवाइड करती है, डिफरेंट उसकी कैपेबिलिटी होती है। कलर की प्रॉपर्टी है, हाइट की है, बॉर्डर की है, इसी तरह से मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी। किस तरह से, जैसे ये पैराग्राफ है तो ये पैराग्राफ का एक टैग है। इधर अगर मैं स्टाइल लिख लेता हूँ और मैं क्या देता हूँ COLOR कलर, और इसे मैं क्या देता हूँ रेड से। अब अगर इसको सिंटैक्स के हवाले से देखा जाए तो ये देखिए, पैराग्राफ यानी कि एलिमेंट का नाम, फिर स्टाइल, स्टाइल की एट्रीब्यूट, फिर इक्वल, उसके बाद कोटेशन मार्क, उसके बाद प्रॉपर्टी, कॉलन और प्रॉपर्टी की वैल्यू। यानी कि लेफ्ट पे प्रॉपर्टी लिखी हुई है और राइट पे क्या लिखी हुई है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब ये चीज़ क्या होगी, ये इस पैराग्राफ के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये देखिए, कल तक हमारे पास इसका जो कलर होता था, अगर मैं इसे यहाँ से डेल कर दूं, ये देखें डिफ़ॉल्ट कलर इस्तेमाल होता था, जो कि डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा है, ब्लैक। पर आज हमने क्या कर दिया, आज हमने CSS की मदद से उस चीज़ को रेड करवा दिया। आपकी मर्जी है, आप किसी तरह से भी कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह ग्रीन लिख लें, ग्रीन हो जाएगा। आप इसकी जगह यहाँ पे ब्लू लिख लें, तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है इनलाइन। अच्छा, अब इनलाइन है, इसमें आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन कर सकते हो एक ही टैग के लिए, एक ही एलिमेंट के लिए। जैसे कलर है, उसके साथ साथ आपके पास आ जाता है बैकग्राउंड कलर। मैं कह देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्राउन, प्रॉपर्टी नंबर 1, उसकी वैल्यू। उसके बाद सेमी कॉलन आता है। सेमी कॉलन बेसिकली दो प्रॉपर्टीज के दरमियान टर्मिनेटर के तौर पे यूज हो रहा होता है कि यहाँ तक एक प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी शुरू हुई है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी के दरमियान कॉलन आएगा कि इसकी वैल्यू, फिर ये खत्म हो गई है, इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 3 आ जाएगा और सो ऑन, ये चलता रहेगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने इंसर्ट करनी है आप इसके अंदर डालते जाओगे। जैसे बैकग्राउंड कलर मैंने ब्राउन कर दिया था, तो जहां जहां भी वो पैराग्राफ है वहां वहां का कलर इसने क्या कर दिया, ब्राउन कर दिया। ये हमारे पास है इनलाइन। अगर मैं कोई नया पैराग्राफ बनाऊंगा तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज अभी अप्लाई नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमने उसे असाइन नहीं की। ये यहाँ पे हमें स्टाइल लिख के फिर कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी, फिर जो हम प्रॉपर्टीज देंगे वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि सर हम बचपन से तो पढ़ते आए हैं कि COLOUR होता है, पर यहाँ पे तो कलर के स्पेलिंग COLOR है, तो क्या रीजन है इसकी? सर जी ये डिफरेंस है अमेरिकन और ब्रिटिश का, उसमें ये इस एक में COLOUR लिखा जाता है और इसमें COLOR लिखा जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हमारे पास अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में फ़र्क है। ठीक है में ये यूज होता है जी। अब तो क्या सब कह रही हैं आप? सर अब तो सब एक्सेंट में सेम ही यूज हो रहा है, COLOR ही कलर यूज हो रहा है। बिल्कुल COLOR ही इस्तेमाल हो रहा है, बट हम बचपन के अंदर COLOUR और इसी तरह के जो दूसरे वर्ड्स हैं जैसे ऑनर है,
फ्लेवर है, वहाँ पे हम यू डाल देते हैं। अगर हम नहीं भी डालते तो हमारे पास वो स्पेलिंग गलत कंसिडर नहीं होते, स्पेलिंग ठीक रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली इंग्लिश का डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कि ये चीज़ स्पेलिंग CSS ने कुछ अपने इंट्रोड्यूस करवा दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS यूज़ करना रिकमेंडेड तरीका नहीं होता कि आप इनलाइन CSS के अंदर चीज़ें लिखो। इनलाइन CSS सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको क्विकली किसी चीज़ को टेस्ट करना हो, कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी दे के को देखना हो, कोई चीज़ जज करनी हो, तो तब आप इनलाइन CSS लिखोगे। अदरवाइज इनलाइन CSS लिखना एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग लिखना पड़ता है और हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, क्योंकि एक ही चीज़ के अंदर अभी तो हमने ये 2 प्रॉपर्टीज दी हैं। अगर हमें इसी तरह से 10 प्रॉपर्टीज देनी पड़ जाती तो फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाता। और जब यही सेम प्रॉपर्टीज हमने किसी और को देनी होती तो हमें उसमें भी आके दोबारा ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ती। जी माइक अपने ऑफ रखें। ठीक है, कि जब हमें दूसरे पैराग्राफ में कोई चीज़ देने की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता, हमें दोबारा से यही चीज़ें लिखनी पड़ती। और फिर इसी तरह किसी थर्ड पैराग्राफ में भी सेम प्रॉपर्टी चाहिए होती तो फिर हमें उस पैराग्राफ के लिए दोबारा से प्रॉपर्टीज लिखने की ज़रूरत पड़ती। तो इनलाइन CSS लिखना रिकमेंडेड नहीं होता, हम नहीं लिखते। सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए या क्विकली अगर कोई छोटा मोटा काम करवाना है तो तब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नहीं होगा कि आप अपने पूरे पेज को स्टाइल दे रहे हैं और इनलाइन CSS इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ज़रूर होती है, बट ऐसे हमने इस्तेमाल नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद आ जाता है इंटरनल CSS। क्या हो गया हमारे पास? इनलाइन हो गया, अब है इंटरनल। इंटरनल CSS से मुराद ये है कि आप टैग के अंदर ही नहीं लिख रहे, उस एलिमेंट के अंदर नहीं लिख रहे, आप क्या कर रहे हो, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हो। पर डॉक्यूमेंट के अंदर किस जगह पे? डॉक्यूमेंट के अंदर हेड के टैग में आप अपनी स्टाइलिंग सारी की सारी कर रहे हैं। किधर हो आप? अब डॉक्यूमेंट के अंदर हो और वहां पे आप सारा का सारा जो काम है वो करवा रहे हैं। इंटरनल CSS। अब मैं यहाँ पे आके अगर अंधाधुंध चीजें लिखने लग जाऊं तो यहाँ पे HTML के रूल्स अप्लाई होते हैं, जबकि मैंने क्या देखा कि HTML के रूल कुछ अलग हैं और CSS के रूल्स कुछ अलग हैं। किस तरह से? CSS को लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, HTML को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता था। इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी की वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 फिर उसकी वैल्यू, फिर 3 फिर उसकी वैल्यू वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास इस जगह पे अगर मैं आके लिखने लग जाता हूँ ऐसे COLOR और कलर दे देता हूँ ब्लू, तो यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ना इसके ऊपर, वो HTML के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। HTML का सिंटैक्स वो इसे समझ रहा है कि आप कुछ HTML का कोड लिख रहे हो, हालांकि हमने उसे ऐसा जज नहीं करवाना। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे CSS वाले रूल्स अप्लाई करे। वो करने के लिए हमें एक टैग की ज़रूरत पड़ेगी, वो है स्टाइल का टैग। इस स्टाइल के टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे उसे वो CSS का कंसिडर करेगा, वो उसे HTML का कंसिडर नहीं करेगा।
अगर यहाँ पे आप H1 लिखने की कोशिश करते हो या टैग लिखने की कोशिश करते हो तो वो उसे नहीं पहचान रहा। ये देखें वो येलो कर रहा है, वो कहता है पता नहीं ये क्या चीज़ है, मैं तो इसे जानता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं पहचान रहा? क्योंकि इसके अंदर अंदर उसके पास किसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे हैं? CSS के रूल्स एंड रेगुलेशंस लग रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना, मैं इसे 1 मिनट के लिए मिटा रहा हूँ कि अगर आप उर्दू के इन्वायरमेंट के अंदर आके इंग्लिश लिखने लग जाते हो तो वो कहता है कि इस पे तो उर्दू के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, इंग्लिश को वो रिकग्नाइज नहीं करेगा। और अगर आप इंग्लिश के एनवायरनमेंट के अंदर आके उर्दू लिखने लग जाते हो तो इंग्लिश वाले रूल अप्लाई होते हैं, वो उर्दू को रिकग्नाइज नहीं करता। उर्दू के अलग रूल्स हैं, इंग्लिश के अलग रूल्स हैं। इसी तरह बाकी लैंग्वेजेस हैं जैसे चाइनीज़ वगैरह, जापानीज़, उनके अपने रूल्स होते होंगे, कुछ हमें नहीं पता। तो इसी तरह HTML की लैंग्वेज के अपने रूल्स होते थे, टैग्स होते थे। CSS में टैग नहीं होता, CSS के अंदर कोई टैग नहीं होता। यहाँ पे आके मैंने देखे स्टाइल के टैग के अंदर H1 जब लिखा है तो एरर आ गया। ये देखें वो कह रहा है सिलेक्टर एक्सपेक्टेड, आपसे कुछ और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप कुछ और लिख रहे हो, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं आती। क्या कहता है कि यहाँ पे जो ऐसी चीजें हैं वो नहीं आती हमारे पास, हमें यहाँ पे CSS के तरीके में चीजें लिखनी पड़ेंगी। अब जो इंटरनल CSS है ना, उसे लिखने का तरीका थोड़ा अलग है। उसे कैसे लिखते हैं? उसके लिए हमें एक रूल यूज करना पड़ेगा कि हमारे पास सिंटैक्स ऐसे होता है। सिलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस, डिक्लेरेशन। कि पहले सिलेक्टर आ जाएगा, फिर करली ब्रेसेस, और फिर क्या हो जाएगी? डिक्लेरेशन हो जाएगी कि आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो उस सिलेक्टर के लिए, क्या चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हो उस सिलेक्टर के लिए। अब देखें, पहले जब हम इनलाइन CSS कर रहे थे तो हमने सिलेक्टर का कोई जिक्र नहीं किया था कि सिलेक्टर क्या टर्म होती है। क्यों? क्योंकि हम उसी टैग के अंदर चले जाते हैं, पता लग जाता है कि यही चीज़ सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, क्या हो जाता है? पता लग जाता है कि यही चीज़ सिलेक्ट हो रही है। पर अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अलग चले गए हैं, अब हम हेड के टैग में चले गए हैं। अब हमें बताना पड़ेगा कि किस चीज़ पे एक्शन परफॉर्म करना है, और दूसरी चीज़ होगी कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे आ जाता है सिलेक्टर कि किस पर अप्लाई करना है, क्योंकि एक पेज के अंदर तो ज़्यादा सारे एलिमेंट हो सकते हैं। किस पर अप्लाई करना है, और डिक्लेरेशन से मुराद ये होता है कि क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्या स्टाइल अप्लाई करना है। ये दोनों बातें इसमें कवर अप होती हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कोई चीज़ लिखते हो, देखते हो, आप उसे देखने से ये चीज़ जज करते हो कि क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है या नहीं। अगर मैं कह देता हूँ कि रेड, कलर इज इक्वल टू रेड, तो मैंने ये तो कह दिया कि कलर रेड, पर कलर किसका आखिर रेड करना है ये तो बताया ही नहीं। जैसे मैं क्लास में आता हूँ और मैं कह देता हूँ कि आज पनिशमेंट मिलेगी, और बता देता हूँ कि पनिशमेंट ये है कि आपने एक कोड जो है वो 1000 दफ़ा लिख के लाना है। ठीक है, अब आप कहते हैं कि सर पनिशमेंट तो बता दी, बट आखिर पनिशमेंट है किसके लिए? क्या सबके लिए है? क्या किसी
पार्टिकुलर 3-4 लोगों के लिए है, क्या किसी एक बंदे के लिए, किसके लिए है? तो मैं कहूंगा कि रोल नंबर 7 के लिए पनिशमेंट है, या मैं कहूंगा पूरी क्लास के लिए पनिशमेंट है। तो वो बेसिकली क्या है, वो उसका सिलेक्टर है जो कि उसे सिलेक्ट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो नीचे है, यहाँ पे उसे पहले सिलेक्ट करवाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर डिक्लेरेशन के ऊपर बताना पड़ेगा कि क्या काम जो है वो करना है, किस पर करना है और क्या करना है। ये दोनों इंफॉर्मेशन देंगे तो तब हमारा जो सिंटैक्स है वो कंप्लीट होगा, हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, और फिर क्या होगा, हमारे पास चीज़ें सही तरह से चलेंगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसी तरह से प्रॉपर्टी, मैं इसे शॉर्ट करके लिख दिया है, प्रॉपर्टी और आगे वैल्यू सेमीकोलन, फिर प्रॉपर्टी 2 वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। अब ये जो सिलेक्टर है ना, इसकी क्या है, इसके मल्टीपल टाइप्स हैं। सिलेक्टर क्या है, मल्टीपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अगर पनिशमेंट देनी है, मैं कह सकता हूँ पूरी क्लास को पनिशमेंट। सिलेक्टर का एक तरीका, सिलेक्ट करने का एक तरीका कि मैंने पूरी क्लास को सिलेक्ट कर लिया और कह दिया कि पनिशमेंट है उन पे। सिलेक्ट करने का दूसरा तरीका मैं कह देता हूँ रोल नंबर 1, एक और तरीका है। मैं कह देता हूँ मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम ले लेता हूँ, तीसरा तरीका है कि नाम से मैंने बुला लिया। चौथा तरीका क्या है, मैं उन ज़्यादा को सिलेक्ट करवा सकता हूँ। अब ये एक क्लास में जब सिलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, तो CSS में भी सिलेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जिसकी हम बात करेंगे, मैं इधर, अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कमेंट लिखने की कोशिश करता हूँ ना, ये इसे नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि ये कमेंट लिखने का तरीका HTML का था, CSS का नहीं था। CSS में कमेंट लिखने के लिए मुझे कुछ डिफरेंट तरीका यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, /, स्टैरिस, उसके बाद अंदर हमारा कमेंट, फिर स्टैरिस, फिर /। ये क्या होता है, ये हमारे पास कमेंट होता है। क्या, /, स्टैरिस, फिर जो भी लिखना है, फिर स्टैरिस और /। ये CSS का कमेंट लिखने का तरीका है। यहाँ पे अगर आप वो HTML वाला यूज करोगे तो वो इसे नहीं जानता, वो इसे नहीं पहचान रहा। देख लें, एरर जनरेट कर रहा है, वो कहता है ये पता नहीं क्या लिख दिया है। बट मैं यहाँ पे आके जब वही लिखता हूँ तो यहाँ पे वो चीज उसे पहचान लेता है। क्यों? ये देखिए, ये HTML का कमेंट लिखने का तरीका है, वो CSS कमेंट लिखने का तरीका। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या कहा कि हमारे पास सिलेक्ट करवाने के मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल तरीके हैं। क्या मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास? सबसे पहले तो मैं वही सिंटैक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ।
सो ठीक है, अगर इसे क्लोज नहीं करेंगे तो ये आगे वाला सारा एरिया कमेंट में रहता रहेगा, तो इसकी क्लोजिंग भी जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब क्या हो गया, सिलेक्टर। सिलेक्टर की पहली टाइप है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है कि आप उस एलिमेंट का जो नाम है ना वो लिख दो, जैसे कि P। अब याद रहे ये P सिलेक्टर है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगी, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैं क्या दे देता हूँ, कलर, और दे देता हूँ रेड। मैंने क्या लिख दिया, सिंपल P लिख दिया। इसे क्या कहते हैं, ये होता है एलिमेंट सिलेक्टर। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा। पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब किन पैराग्राफ का कलर रेड होगा, जितने भी पैराग्राफ हैं। एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, हमने कहा पैराग्राफ को कलर रेड कर दो, हमने स्पेसिफिक नहीं किया, हमने सिर्फ कह दिया पैराग्राफ, एलिमेंट सिलेक्टर यूज किया। ये देखिए, पहले पैराग्राफ का भी कलर रेड, दूसरे वाले का भी रेड हो गया, दोनों का कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने कह दिया था कि पैराग्राफ का कलर रेड करवा देना है। अगर इसके बाद मैं कोई हेडिंग यूज कर लेता हूं, तो मुझे आप बताएं कि क्या हेडिंग का भी कलर रेड हो जाएगा? नो सर। नो सर। क्यों, हेडिंग का कलर क्यों नहीं रेड होगा? सर उसको हमने सिलेक्ट सर नहीं हमने किया। अभी पैराग्राफ को select एलिमेंट सिलेक्टर जो है उसमें सिर्फ पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, हमारा जो सिलेक्टर है वो सिर्फ पैराग्राफ वाला है, कि सिर्फ पैराग्राफ को उसने सिलेक्ट किया हुआ। अगर मुझे हेडिंग को करवाना है तो मैं यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर है ना, कोई भी एलिमेंट का नाम लिख सकता हूँ। मैं H1 लिख देता हूँ, ये देखें, अब H1 रेड हो जाएगा और पैराग्राफ वापस से डिफॉल्ट कलर ब्लैक में चले जाएंगे। अब हेडिंग में भी आपने सिर्फ H1 को किया है। अगर आप यहाँ पे आके H2 बनाते हो तो क्या H2 पे भी ये चीज इम्प्लीमेंट रहेगी या नहीं? नो सर। H2 पे ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेक्टर अलग अलग है ना। इसका एलिमेंट है H2, इसका एलिमेंट है H1। तो एलिमेंट सिलेक्टर के अंदर हमें क्या करना होता है, हमें उसका नाम लिख देना होता है, फिर वो जितने भी आए। अब देखें, अब मेरे H1 जितने भी आते हैं, ये देखें, सबका कलर क्या होगा, रेड ही होगा। क्योंकि हमने क्या कह दिया कि H1 का कलर रेड, जितने मर्जी आते जाए हमारे पास वो कलर क्या रहेगा, वो रेड ही रहेगा। ठीक है, अगर आपने करना है तो आप अलग से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि चलो जी पैराग्राफ को भी दे दो, एक से ज़्यादा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसे मैं कह देता हूँ पैराग्राफ ग्रीन, H1 रेड, और H2 को कुछ भी नहीं दिया तो H2 अपने डिफॉल्ट कलर में मौजूद है। H1 रेड, पैराग्राफ का कलर ग्रीन, और जो H2 है
उसके ऊपर कोई कलर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, ये क्या चीज आ जाएगी, एलिमेंट सिलेक्टर है। इसके बाद अब हम कहते हैं कि ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस तरह तो जितने भी पैराग्राफ होते हैं सारे रेड हो जाते हैं, सारे ग्रीन हो जाते हैं। मेरी तो ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि कुछ पैराग्राफ रेड हो या कुछ पैराग्राफ ग्रीन हो, या जिसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है वो सारे पैराग्राफ ना हो, वो कोई एक आधा हो बस। इस तरह तो सारे हो रहे हैं। उसके लिए मेरे पास सिलेक्टर की टाइप चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, आईडी और क्लास। यस सर। अब आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर का जो डिफरेंस है ना, ये हमने समझना है कि इसमें आखिर फर्क होता क्या है। अच्छा, अब हम H1 वगैरह लिख रहे थे, अब मैं इस चीज को 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर क्या करता है कि आईडी के बिहाफ पे चीजों को जज करता है। अब देखें, यहाँ पे आईडी को लिखने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर सिंबल डिक्लेयर कर दी है कि जब भी वो सिंबल आएगा हमें पता लग जाएगा कि तुम आईडी की बात कर रहे हो। तुमने क्या करना है, तुमने ये वाला सिंबल इस्तेमाल करना है जब भी तुम्हें आईडी को यूज करना है। वो सिंबल कौन सा है, वो सिंबल है हैश। आईडी का नाम लिखने का जो तरीकाकार है वो क्या है कि उससे पहले हैश का सिंबल लगा देना है और आईडी नेम, यानी कि आईडी का जो भी नाम है वो लिख लेना है और आगे वैसे ही। वो कहता है कि जब भी हैश आएगा हमें पता लग जाएगा कि तुम किसी आईडी की बात कर रहे हो। हैश हमारे लिए ये रिकग्निशन है कि तुम आईडी की बात कर रहे हो। हैश के बाद आईडी नेम, कोई भी आईडी नेम हो सकता है, I1 कह लें, आईडी कह लें, कलर कह लें, जो भी नाम देना चाहें हमारी मर्जी होती है, पर नाम हमने ऐसा देना होता है जो मीनिंगफुल हो, जिससे पता लगता रहे कि ये आखिर किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, जिससे पता लगता रहे। अच्छा, आईडी को न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना होता कि आप 1 पहले लिख लें। न्यूमेरिक वैल्यू बाद में जरूर आ सकती है, जैसे ID 1, पर शुरू में नहीं आएगी। शुरू में लिखेंगे तो एरर आ जाता है हमारे पास। क्या है, ID 1। याद रहे हम हेड के टैग के अंदर मौजूद हैं और हेड के अंदर भी स्टाइल के टैग के अंदर। ये स्टाइल की स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है। मैंने कह दिया ID 1 कलर ग्रीन। अब इसे मैं सेव करता हूँ। मुझे आप बताएं कि किसका कलर चेंज होगा। सर जिसको हमने ID 1 दी थी। अभी जिसे जिसको हमने आईडी मान नहीं दी, ये किसी का नहीं होगा। अभी तक हमने किसी को भी ID 1 नहीं दी, मतलब किसी का भी कलर चेंज नहीं। यस सर। यस सर। जिसे हम ID 1 देंगे उसी का कलर चेंज होगा। मैं इस पहले पैराग्राफ को दे देता हूँ ID इज इक्वल टू, क्या यहाँ पे भी हैश लगाऊंगा मैं? नो नो सर। सर। नो सर।
यहाँ पे हैश लो क्यों नहीं लगाऊं? सर जी ये HTML का तरीकाकार नहीं है हैश लिखना। पहली चीज कि ये HTML का तरीकाकार नहीं है, और दूसरी चीज कि पहले ही यहाँ पे पता लग गया कि आगे आने वाली चीज एक आईडी है। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था ना तरीका, तो यहाँ पे उन्होंने CSS ने हमें एक सिंबल दे दिया था कि ये जो हैश का सिंबल होता है ना, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है आईडी के लिए। तो मुझे फिर क्या करना पड़ा था? हैश इस्तेमाल करना पड़ा था। अब मैं सेव करता हूँ, आप देखते हैं क्या हो गया। जिसे मैंने आईडी दी थी उसका कलर रेड हो गया, ओ सॉरी ग्रीन हो गया। यस अब अगर मैं ज्यादा समझ आ रही है मुझे लग रहा है शायद। अच्छा अब देखिए, अगर मैं कोई नया पैराग्राफ बनाता हूँ, पैराग्राफ 2, तो क्या इसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा? नो सर। इसका कलर ग्रीन नहीं होगा। क्यों? पहले तो हो गया था, अब क्यों नहीं हो रहा? सर क्योंकि इसको सर इसको आईडी नहीं दी नहीं गई, दिया। CSS में सिर्फ ID1 की बात की गई है। हमने सिर्फ ID1 की बात की है, और वो हमने एक चीज को दी है उसे। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक ही चीज को, वो जो आउटपुट है वो क्या होगी? इम्प्लीमेंट हो रही होगी। अच्छा अब आईडी जो है वो होती है यूनिक। आईडी आप किसी चीज को दो नहीं दे सकते। अब यहाँ पे मैं आईडी दो तो बना सकता हूँ, #ID2, और मैं क्या देता हूँ? बैकग्राउंड कलर ग्रे। अब मुझे क्या करना है? मुझे अगर इसे बैकग्राउंड कलर भी देना है तो आप, हम इस तरह ID2 भी तो दे सकते होंगे। अगर मैं इसे ID2 देता हूं तो मुझे आप बताएं कि क्या कलर चेंज होगा या बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, या क्या आउटपुट आएगी? मुझे आप बताएं। अभी तक सर आपने ID2 पुट नहीं की, इसलिए कोई भी आउटपुट इसका नहीं आएगा। मैंने लिख दिया ID2, ये देख। अब पैराग्राफ क्या आएगा बैकग्राउंड? या सर उसी पैराग्राफ का जिसका पहले कलर चेंज हुआ है उसी का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अच्छा सर कलर भी चेंज हो जाएगा? या सर अब इसका ग्रे हो जाएगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है जी, बाकी सब क्या कहते हैं? सर जी क्या नहीं आउटपुट होगा, आएगा? क्योंकि आपने कहा है कि सर, लेकिन- डबल आईडी तो लिख सकते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट डबल नहीं आईडी होगा तो उसका। सर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ID2 आपने सही तरह नहीं लगाई यहाँ पे। हाँ जी सर। अच्छा सर सही लेकिन तरह हम लोग तो कह रहे थे, लेकिन सर हमने कहा कि हम किसी भी एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही आईडी असाइन कर सकते हैं, दूसरी आईडी नहीं कर सकते। तो यस सर। सर प्रॉपर मेथड भी नहीं है लिखने का। और ये ID2 लिख तो सकते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेशन नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन। जी सर। अच्छा जी ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आईडी के अंदर ID1 ID2। मैं इसे सेव करवा लेता हूँ। हालांकि ID2 यहाँ पे मौजूद भी है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसके ऊपर कोई भी चेंज अप्लाई नहीं होगा, ना ही कलर वाला, ना ही बैकग्राउंड, ना ही ID1 का कुछ, ना ही ID2 का। क्यों? क्योंकि हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही आईडी दे सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसे एक दूंगा ना, देखिए उसका कलर ग्रीन हो गया। और अगर मैं वापस आके इसे ID2 दे देता हूँ तो कलर ग्रीन नहीं रहेगा, इसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। मतलब कि मैं किसी एलिमेंट को सिर्फ एक ही आईडी दे सकता हूँ, दैट्स इट। मल्टीपल आईडीज नहीं दे सकता। अच्छा यहाँ पे CSS के अंदर एक और चीज हो जाती है, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे आके किसी को ID2 दूं तो क्या यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा कि नहीं? जी सर इधर हो जाएगा। नो सर नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिक होती है, इसलिए सिर्फ एक दफा पूरे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं एक आईडी। यस सर। अच्छा जी, सर ऊपर बाकी भी ID2 लिखा हुआ है। सॉरी लेकिन वो सर ऊपर दोनों वाला की नहीं। आईडी आप दे रहे हैं तो सेम है, तो वो एक ही काम दोनों पर हो नहीं जाएगा? वो तो वही देखेंगे ना, आपने बताना है कि आप क्या सोचते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। सर जी इन दोनों की ID यूनिक होगी है तो हो जाएगा। कलर जो है ना,
नहीं कलर होगा क्योंकि आपने कहा एक आईडी 2 मरतबा नहीं दे सकते। सर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि आपने 2 दफा यूज कर दिया एक ही आईडी। देखिए यहाँ पे सर जी scenario ये थोड़ा हो जाएगा different चेंज। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो दोनों के ऊपर ग्रे कलर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी विद इन दैट टेरिटरी हमने एक ही आईडी यूज की हुई है। यस सर। अच्छा, अब आपको यस एक चीज सर। बता देता हूँ, ऐसा हो तो जाता है पर ऐसा कभी भी करना नहीं होता। अब एक चीज हो गई है, मैंने आपको करके भी दिखाई है, हो जाती है, पर ऐसा तरीकाकार कभी भी करना रिकमेंडेड नहीं है कि आपने अगर करना है तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। इसके लिए फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्लास का, क्योंकि यहाँ पे तो चले चीजें हम ऐसे चला लेंगे, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर जी माइक आपने अपने ऑफ कर दिया करें बोल के। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने चीज़ों को पिक करवाना होगा कि इस चीज़ को पिक करो, जैसे आप इस चीज़ को पिक करवा रहे हैं और उसका कलर चेंज करवा रहे हैं, तब हमने इसी चीज़ को पिक करवाना होगा और इसको इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जो है ना वो करवानी होगी। तब हम क्या करेंगे, अगर हमने 2 आईडी दी होंगी तो हमारी जावास्क्रिप्ट को हम कहेंगे आईडी 2 को ले आओ। वो आईडी 2 को ढूंढने आएगा, वो देखेगा 2 जगह पे यूज हुई है, वो कंफ्यूजन पैदा होगी। तो ऐसा कभी भी करना नहीं होता। बेशक हो जरूर जाता है सीएसएस के अंदर, बट करना कभी भी नहीं होता। ठीक है। और आईडी हम 2 यूज नहीं कर सकते, आईडी 1 आईडी 2 वगैरह ऐसे मैं लिखूं, ये लिखने के लिहाज से तो मैंने ठीक लिखा हुआ था, पर ऐसा करना लॉजिकली गलत होता है और आउटपुट किसी पे भी फिर शो कुछ भी नहीं होगी। ठीक है। तो आईडी हमेशा किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, और एक एलिमेंट की आईडी कितनी हो सकती है? एक। ठीक है। एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होगा, एक स्टूडेंट के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, ये हमारे पास आईडी होती है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास सिलेक्टर। आईडी और क्लास में थोड़ा सा फर्क है, वो अभी हम समझेंगे क्या है। क्लास हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है डॉट से। उन्होंने बता दिया कि जब भी डॉट आएगा आपने पहचान जाना है कि क्लास की बात हो रही है। डॉट क्लास नेम, कि क्लास का नेम। डॉट इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप क्लास की बात कर रहे हो। मैं इस आईडी को मिटा देता हूं। कैसे लिखना पड़ेगा मुझे? डॉट क्लास नेम, क्लास 1 कह लूं, क्लास 2 कह लूं। इसे भी हमने न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना, अल्फाबेटिकल वैल्यू से करना है। अंडरस्कोर से कर लें, कोई इशू नहीं है, पर 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना है इसे। एक मिनट। एक मिनट जी। अच्छा, अब क्या है, डॉट, डॉट के बाद मुझे क्या लिखना है? क्लास, क्लास 1 है 2 है जो भी है, बट क्लास का नाम अभी आप ऐसे रख रहे हो, बाद में इन आईडीज और क्लासेस के नाम लॉजिकल रखने हैं। यानी कि अगर आप इसे कह रहे हो ना सेंटर के लिए, तो आप इसे सेंटर का नाम दोगे, ना कि क्लास 1 क्लास 2। क्यों?
क्योंकि कल को जब आप आओगे आप खुद ही भूल जाओगे कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्यों बनाई थी आपने। क्या करोगे, आप खुद ही इस चीज को भूल जाओगे। इसीलिए इसका जो नाम है वो जरा मीनिंगफुल रखना है, ताकि आपको कल आने के जब आओ तो याद रहे। तीसरी चीज के इसके अंदर स्पेस यूज नहीं करनी, अंडरस्कोर यूज कर लेना है या डैश यूज कर लेनी है, या अंडरस्कोर या डैश, ठीक है। ये इसके नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को हमने वायलेट नहीं करना, ठीक है। अगर आप सेंटर एरिया के लिए बना रहे हो तो सेंटर, अगर आप इसे मिड एरिया के बना रहे हो, अगर आप इसे साइड बार के लिए बना रहे हो तो साइड बार, अगर आप इसे फुटर के लिए बना रहे हो तो डॉट फुटर, ताकि नाम ऐसा हो पता लगता रहे कि ये CSS किस पोर्शन के लिए। मैं क्या कह देता हूं, मैं फिलहाल इसे कह देता हूं क्लास 1। मैं क्या लिख लेता हूं, कलर अब मैंने ये कलर रेड कर दिया, मुझे बताएं कि किस चीज का कलर रेड होगा। सेव करता हूं। सर किसी का भी नहीं कभी नहीं होगा। सर किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्लास मैंने किसी को दी ही नहीं है। मैं इस आईडी को फिलहाल मिटा देता हूं। मैं अब इस पैराग्राफ 2 को देता हूं क्लास। क्लास की एट्रीब्यूट भी क्या होती है, ये जनरल है। जैसे आईडी जनरल है ना, किसी को भी दे सकते हो, क्लास भी जनरल होती है। मैं इसे दे देता हूं क्लास, और क्लास का नेम लिख देता हूं, वो है क्लास 1। अब देखें पैराग्राफ 2 जो है वो क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। अब इससे क्लास में और आईडी में क्या फर्क था कि आईडी यूनिक होती थी बट क्लास यूनिक होने का कोई चांस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डॉट क्लास 2 लिख लेता हूँ और वहां पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और मैं क्या देता हूँ ग्रे। अब मैं इसी के अंदर आके क्लास 1 स्पेस दे के लिख लेता हूँ क्लास 2। अब मुझे बताएं कि क्या कलर भी चेंज होगा और बैकग्राउंड कलर दोनों होंगे, क्या अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, या क्या आउटपुट आएगी? हो जाएगा सर चेंज। सर चेंज हो जाएगा। मैं देखता हूँ। सर हमने देखिए कहा कि यूनिक नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल में दोनों चेंज हो जाएंगे। देखिए उसका कलर भी चेंज हो गया है और उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है, दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो गई हैं। इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि वो रेड काफी ऑकवर्ड हो गया। ये भी चेंज और उसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कलर को क्या इसी तरह से लिखना होता है? नहीं, आप यहाँ पे हेक्स कोड भी लिख सकते हो। किस तरह से? जैसे यहाँ पे मैं हैश लिख के FF पर ये जी वाइट सर, कलर होता है, नजर ही नहीं आएगा। चले मैं ये देखिए कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। अब बैकग्राउंड उसका ग्रे था और कलर वाइट, तो जरूरी नहीं है आप उसे लफ्ज ही लिखो, आप लफ्ज भी लिख सकते हो, हैग्स भी लिख सकते हो, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, RGB वैल्यूज भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? हैग्स भी। इस कोड को कहते हैं हैग्स कोड। अगर आपको किसी चीज का हैग्स कोड चाहिए ना, गूगल पे जाएं, लिखें ये देखिए ग्रीन हो गया। हैग्स कोड किसी का भी मिल जाएगा और हम इसे क्या कर सकते हैं, सिंपली यूज कर सकते हैं। अब देखें ये RGB है, RGB वाला कॉपी करें और लेके आए, क्या RGB से भी चेंज हो जाता है? तो आप इसकी वैल्यू RGB भी पुट कर सकते हैं।
देखिए मैंने RGB पुट किया है, फिर भी कोई चेंजिंग नहीं आई, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो RGB हैग्स या लिख के कर ले, इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है? वो हैग्स इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारा क्लाइंट हमें कोड दे देता है, हैग्स कोड। हैग्स कोड दे देता है कि कलर स्कीम ये रखनी है, तो फिर हम उस कोड को ही कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, अभी हम अपनी आसानी के लिए ऐसे ग्रीन, ग्रे, जो भी लिखना चाहें हम कर सकते हैं। तो सर क्लास ये का है, क्या फर्क है? सर ये हैग्स जी कोड को यूज करने का एक और मेथड ये भी है कि आप यहाँ पे कोई भी कलर लिख दे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वाइट ग्रे लिख दिया, तो जब आप अपने कोड में जाएंगे वहाँ पे आप उसको इंस्पेक्ट करके और वहाँ पे उसका जो भी हैग कोड आपको वो देंगे वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का। बिल्कुल ठीक है, वो तरीकाकार भी है। उसके साथ साथ हमारे पास ये एक्सटेंशंस भी होती हैं। ये देखें, कलर पिकर। इसे मैं क्या करूँगा, मुझे अगर किसी वेबसाइट का कलर पसंद आ गया है तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर लेके आऊँगा, उसका कलर कॉपी करूँगा और मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर किसी वेबसाइट पे कोई कलर पसंद आ गया आपको, तो मैं उसे चूज कर सकता हूँ। किस तरह से? इन एक्सटेंशंस की मदद से। ये देखें, जिस कलर के ऊपर ला रहा हूँ, ये ऊपर देखें वही कलर सिलेक्ट हो रहा है। सर आपकी स्क्रीन बात में आती है, पहले आप बोल। जी अब नजर आ रहा है आपको? ये मैंने कलर सर पिकर नजर एक सर नजर तो आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मसला ये है कि आपकी आवाज पहले आती है और स्क्रीन बाद में चलती है। मतलब स्क्रीन पीछे और हाफ आगे है आवाज की नस्बत। जी ये थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन यही है कि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैंने तो सारे इंटरनेट बदल लिए हैं, फिर भी ये इशू नहीं ठीक हुआ हमारा। एक मिनट रुके, मैं ना अपने मोबाइल डाटा यूज़ कर लेता हूँ, उससे थोड़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं वैसे। जी मुझे बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास ये कुछ एक्सटेंशंस भी होती हैं। स्क्रीन भी शो हो रही है सबको? जी सर। अच्छा, आपने गूगल पे जाके लिखना है कलर जिला। कलर जिला लिखना है। कलर जिला लिखेंगे, एक एक्सटेंशन आएगी क्रोम के लिए। इस एक्सटेंशन को आपने इंस्टॉल कर लेना है। कौन सी है? कलर जिला। इससे आप किसी भी वेब पेज के ऊपर हो, आप कलर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से? जैसे मैं इस पेज पे हूँ, यहाँ पे भी क्रोम अलाउ नहीं करता इस एक्सटेंशन को। ये देखें, ग्रीन हैग्स, इसे सिलेक्ट करें, कलर जिला को ऐड कर लेना। उसके बाद पिक कलर, यहाँ से जो भी कलर पे आएंगे उसका हैग्स कोड पिक हो जाएगा। ये देखें, हैग्स भी पिक हो रहा है और RGB भी। मैं स्क्रीन पे आता हूँ, ग्रीन की ये वाली शेड चाहिए, इस पे आता हूँ। इस पे लाके मैंने एक दफ़ा क्लिक करना है, वो देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ, इसकी जगह मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। देखिएगा, मेरा वही वाला कलर जो कि मुझे यहाँ से पसंद आया था, वो अब मैं अपने पेज पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कलर जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास बेसिकली क्लास में और ID में फ़र्क था।
तो आईडी आपके पास एक एलिमेंट की ज़्यादा सिंगल होगी, और जो क्लास है वो आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉट क्लास 3 और यहाँ पे मैं कोई और चीज़ ऐड कर देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल येलो। अभी ये मैंने क्या लिखा है यह भी बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको करके दिखाना चाह रहा हूँ। क्लास 3 क्या हो गया, बॉर्डर भी आ गया, तीनों चीज़ें, मतलब कि मैं क्लासेस ज़्यादा भी दे सकता हूँ। और देने का तरीका क्या, क्लास एक ही दफ़ा लिखें इक्वल, इसमें कोमा शोमा नहीं डालना, स्पेस डाल के लिखते जाएं, आपके पास चीज़ें इम्प्लीमेंट होती रहती। ठीक है, तो क्लास में और आईडी में क्या फ़र्क है कि क्लास हम इस्तेमाल कर सकेंगे मल्टीपल भी दे सकते हैं, जबकि आईडी सिर्फ एक ही देंगे तो तभी वर्क करेगा। ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है क्लास सिलेक्टर। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एक ऑल का सिलेक्टर भी होता है, उसमें क्या होता है, वो कैसे करता है, स्टैरिस कलर ग्रीन। स्टैरिस से मुराद है पूरे डॉक्यूमेंट पे हर जगह अप्लाई हो जाए। देखिए सबका कलर ग्रीन हो गया, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। स्टैरिस का क्या मतलब होता है, फॉर ऑल, ऑल का कलर ग्रीन हो जाए, सबका कलर ग्रीन हो गया। तो कुछ ऐसी गाइडलाइन जो पूरे आपने डॉक्यूमेंट पे देनी है सबको, आप उसे स्टैरिस के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सब सर इसके लिए बॉडी का टैग भी यूज होता है ना, बॉडी का वो एलिमेंट आ जाता है ना, एलिमेंट सिलेक्टर के बॉडी, जी सर। तो वो एलिमेंट सिलेक्टर आ जाता है। वैसे ये हमारे पास फॉर ऑल सिलेक्टर है, वो भी कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने मल्टीपल को यूज़ करना है, जैसे H1, P, H2, ये भी आप कर सकते हो। मैं लिख लेता हूँ H1, P। तो जितने भी H1 है और जितने भी P हैं उन दोनों का कलर हो जाएगा। H2 का देखे नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। मतलब कि मैं एक से ज़्यादा को भी सिलेक्टर को यूज़ करवा सकता हूँ, चाहे वो एलिमेंट सिलेक्टर ही क्यों ना हो। एक से ज़्यादा को भी यूज़ करवा सकता हूँ कोमा के साथ। अगर पैराग्राफ पे भी वही चीज़ अप्लाई करवानी है, H1 पे भी वही चीज़, तो मैं इन्हें कोमा के साथ इस्तेमाल करवा सकता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, मैं इस तरह से भी करवा सकता हूँ। अब ये देखिएगा, यहाँ पे डुअल कंडीशन चेक होगी, ये चीज़ समझनी है थोड़ी सी। ये सिलेक्टर है P डॉट क्लास 1, P डॉट क्लास 1। अब देखें दोनों P हैं। अब देखते हैं कि आखिर किस पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। ये देखें, पहला भी P था पर चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, दूसरे पे इम्प्लीमेंट हुई। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया है कि पैराग्राफ होना चाहिए और पैराग्राफ के साथ क्लास भी लगी होनी चाहिए। मतलब कि दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तो तभी कलर चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखें यहाँ पे पैराग्राफ भी था और क्लास भी लगी हुई थी, तभी ये इफेक्ट अप्लाई हुआ है, सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। जब आपने चीज़ों को ज़रा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना हो तो तब आप इन दोनों को कंडीशंस को यूज़ करते हैं, ताकि गलती की गुंजाइश कम हो जाए और ज़रा चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाए। अब वो दोनों कंडीशन चेक करता है, पैराग्राफ भी और क्लास भी, वरना वो चेंज नहीं करता। क्या होता है, वरना वो चेंज नहीं करता। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि यहीं पे मैं साथ स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ और कह देता हूँ कलर और ब्राउन, यहाँ पे भी मैंने कलर दे दिया और यहाँ पे भी कलर दिया हुआ है, तो वो किसकी बात मानेगा, कलर क्या कर देगा? सर जी ग्रीन ही रखेगा। ठीक है जी, ग्रीन रखेगा, ब्राउन कर देगा सर। ब्राउन कर सर देगा जी, ब्राउन बाकी करेगा, ब्राउन करेगा। ब्राउन कर देगा सर।
मैं यहाँ पे आके मेरे ख्याल रिफ्रेश से करता हूँ, सर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्राउन कर देगा। ब्राउन उसने क्यों किया है? क्योंकि इनलाइन की प्रायोरिटी इंटरनल से ज़्यादा होती है। अगर आपने इनलाइन भी दिया हुआ है और इंटरनल भी दिया हुआ है तो इनलाइन की प्रायोरिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। इसी तरह से आपने मुझे बताना है कल कि आईडी भी में भी दिया हुआ है एक चीज़ और क्लास में भी दी हुई है, तो किसको चूज़ करेगा? क्या आईडी का कलर चूज़ करेगा या क्लास का कलर चूज़ करेगा? ये आपने खुद देख के आना है और फिर मुझे बताना है कल। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक मुझे बताएं कि ये सिलेक्टर्स जितने अभी तक हमने किए हैं उनकी समझ आ गई है आपको? यस सर, आ गई है। ठीक है। यस सर। अब ये यस जितने ही सर। सिलेक्टर्स जो हैं कवर अप करेंगे, मेजर यही होते हैं, इसके अलावा भी इस्तेमाल होते हैं बट वो हम फर्दर कवर अप करेंगे। ठीक है। अगर आप इन्हीं को रखते हो तो इनसे भी हम सारे तरह के जो काम है वो क्या कर सकते हैं? करवा सकते हैं। अब आपने क्या करना है? आपने सारे सिलेक्टर जितने हमने पढ़े हैं, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, उसके साथ साथ क्लास और एलिमेंट दोनों का मिक्सचर जो होता है, और ये सारों को इम्प्लीमेंट करके ना आपने चेंजेस अप्लाई करके आने हैं। कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक छोटा सा टास्क और है कि आपने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज को देख के आना है कि बैकग्राउंड के लिहाज से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। कैसे? ये देखें, बैकग्राउंड है ना, तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, पोजीशन है, वगैरह वगैरह। मेजर कर लें, जो थोड़ी डिफिकल्ट होंगी उन्हें बेशक छोड़ दीजिएगा। इन्हें थोड़ा सर्च करके आना है कि ये क्या काम करवाती है। और कल मैंने आपसे ये पूछना है कि बैकग्राउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी और वो क्या क्या काम करती हैं। ठीक है। तो यहाँ तक मुझे बताएं, चीज़ें समझ आ गई हैं? यस सर, समझ आ गई है। जी सर आ यस सर, आ गया समझ। यस सर। जी आसिफ। सर जी मुझे थोड़ी